दोस्तों, आज मैं जिस बहू के बारे में बात करने जा रही हूँ, अगर आप भी उसके कारनामे सुनोगे तो हैरान हो जाओगे और कहोगे कि ऐसा केस तो हमने कभी नहीं देखा और ना ही ऐसी बहू के बारे में कभी सुना है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है पूजा जाटव, उसकी शादी साल 2014 में अरोजा के रहने वाले रमेश से होती है। दोनों की लव मैरिज थी। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में हंसी खुशी थे। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। रमेश एक प्राइवेट जॉब किया करता था और इधर जो पूजा थी वो हाउसवाइफ थी, वो काम वगैरह नहीं किया करती थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद इधर जो पूजा थी उसकी डिमांड अब बढ़ती ही चली जा रही थी। आए दिन वो अपने पति से अलग अलग तरह के डिमांड किया करती थी। उसका पति उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता था क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और उसकी सैलरी भी कुछ अच्छी खासी नहीं थी। अब पूजा की जब डिमांड पूरी नहीं होती थी तो वो एक तो गुस्सैल थी, अपने पति से दिन ब दिन झगड़ा लड़ाई करती ही रहती थी। छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पति से बहस करती, अपने पति से जबान दराजी करती और इसी तरह से घर में कलेश किया करती। लेकिन जो रमेश था वो शांत मिजाज का लड़का था। ज़्यादा वो अपनी पत्नी से बहस नहीं किया करता था और ना ही अपनी पत्नी से वो ज़्यादा बात करता था। जब भी उसकी पत्नी गुस्सा होती, अपने पति पर चिड़चिड़ करती, तब रमेश हमेशा शांत ही रहता। इस बात से पूजा को और गुस्सा आता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। उन दोनों की शादी को काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन उन दोनों को कोई बच्चा नहीं होता है। इस बात से रमेश हमेशा परेशान रहा करता था। लेकिन इधर जो पूजा थी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पूजा अपने पति को मौत के घाट उतारने के बारे में सोचने लगती है। अब इसी बीच पूजा एक सुपारी किलर को हायर कर लेती है। उसके पति पहले जो भी पैसे दिया करते थे उसी से सेविंग्स कर के बहुत सारे पैसे वो जमा करके रखी थी, उसी पैसे को दे देती है सुपारी किलर को। अब एक दिन मौका देखकर जो सुपारी किलर होता है पूजा के पति रमेश को गोली से उड़ाने की कोशिश करता है। हालांकि रमेश को गोली लगती भी है लेकिन मौके पर जो सड़क के लोग होते हैं उसी वक्त रमेश को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। किसी तरह से रमेश बच जाता है लेकिन रमेश को पता चल जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। रमेश अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है और फिर अपनी ही पत्नी पूजा को जेल के सलाखों के पीछे भेजवाता है। पूजा कई महीनों तक जेल में रहती है। कई महीने जेल में रहने के बाद पूजा का बेल हो जाता है लेकिन बेल होने के बाद भी अब पूजा को हर महीने जब उसकी तारीख पड़ती तब उसको कोर्ट में जाना पड़ता और वो भी झांसी के कोर्ट में। ग्वालियर से हर महीने लगभग उसको झांसी के कोर्ट में जाना ही पड़ता था। अब इसी तरह से वो कोर्ट के चक्कर काट रही थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन अचानक से पूजा को झांसी के कोर्ट में एक लड़का से मुलाकात होती है जिस लड़के का नाम होता है कल्याण। धीरे धीरे करके अब उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती होती है। लगभग 6 महीने तक वो दोनों एक दूसरे से खूब फोन पर बातचीत करते हैं। अब उन दोनों की जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करते हैं और कल्याण के ऊपर भी 6 मुकदमे थे, डकैती, मारपीट और चोरी के। हर महीने वो भी कोर्ट जाया करता था। लेकिन जब उसको भी पूजा से प्यार हो जाता है तो वो भी शादी करने के बारे में सोचता है। लेकिन जो कल्याण के घर वाले थे इस शादी से राजी नहीं होते हैं क्योंकि दोनों का कास्ट अलग अलग था। पूजा जाटव कास्ट की थी और जो कल्याण था वो राजपूत कास्ट का था। इस वजह से उसके माता पिता इस शादी से इनकार कर देते हैं लेकिन फिर भी दोनों फैसला करते हैं कि दोनों साथ में ही रहेंगे। पूजा कहती है कि हम दोनों लिविंग में रह सकते हैं। कल्याण अपने ही घर के कुछ दूरी पर एक फ्लैट लेता है किराए पर और वहीं पर दोनों लिविंग में ही रहने लगते हैं। लेकिन लोगों को ये बताते हैं कि हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की है और ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं होता है कि दोनों ने कोर्ट मैरिज
मैरिज भी की हो। लोगों के सामने ऐसा कोई प्रूफ नहीं था। दोनों लिविंग में ही वहीं पर रहने लगते हैं। अब दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब धीरे धीरे इसी तरह से 6 साल का वक्त गुजर जाता है। उधर जो कल्याण के जितने भी केस थे धीरे धीरे सभी सॉल्व हो रहे थे, और उधर जो पूजा के केस थे वो भी धीरे धीरे सॉल्व होने ही वाले थे, क्योंकि जो कल्याण था पूजा के पहले पति रमेश से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, इस केस को तुम उठलवा लो। वो भी राजी हो जाता है इस बात के लिए। लेकिन एक दिन अचानक से सड़क दुर्घटना में कल्याण की मौत हो जाती है। कल्याण के मौत के बाद पूजा एकदम से अकेली पड़ जाती है, क्योंकि अब उसका कोई सहारा नहीं था। वो उसी घर में अकेले ही रह रही थी। लेकिन पूजा तो उससे शादी नहीं की थी, इस वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कल्याण के घर में जाए और उसी के घर में रहे। कहीं ना कहीं पूजा को ये लगता था कि कल्याण के घर में जो उसके बड़े भाई है, उसके पापा है, वो उसकी जिम्मेदारी को लेंगे। इसी आशा में थी पूजा। अब एक दिन अचानक से पूजा के ससुर और उसके जेठ संतोष पूजा से मिलने के लिए उसके घर में आते हैं और पूजा से कहते हैं कि देखो पूजा, हम तुम्हारा यहाँ पर खर्चा नहीं उठा सकते हैं। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा खर्चा उठाए तो तुम्हें हमारे साथ हमारे घर में रहना होगा। वैसे भी तुम मेरे बेटे की बीवी हो, उस घर की बहू हो, तो तुम हमारे साथ रह सकती हो, हम तुम्हारा खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन अगर तुम चाहोगी कि तुम यहीं रहो और हम तुम्हारा खर्चा दें तो ये मुमकिन नहीं है। अब जो पूजा थी उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो यही बेहतर समझती है, अपने जेठ और ससुर के साथ अपने ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल में उसके जेठ के एक बेटी होती है और उसकी पत्नी भी होती है, यानी कि पूजा की जेठानी होती है। अब धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरने लगता है। पूजा अपने ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी के साथ रहने लगती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद पूजा प्यार के जाल में अपने जेठ को ही फंसा लेती है। अब जेठ और बहू में ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब कुछ समय गुजरने के बाद जो पूजा का जेठ होता है संतोष, वो पूजा से दूसरी शादी कर लेता है और उसको भी अपनी पत्नी बनाकर उसी घर में रहने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। कुछ साल गुजरने के बाद पूजा एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन अब जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, अब जो पूजा की जेठानी थी नगीना, जो कि अब उसकी सौतन थी, वो अब झगड़ा लड़ाई करने लगती है। आए दिन घर में कलेश होने लगा था, किचकिच होने लगा था। छोटी छोटी बातों को लेकर नगीना झगड़ा करने लगी थी, जिससे परेशान होकर पूजा अपनी छोटी बेटी को लेती है और फिर अपने मायके ग्वालियर चली जाती है। ग्वालियर जाकर अपने ही मायके में वो रहने लगती है। अब जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, पूजा अपने पति को फोन करती है संतोष को और कहती है कि मुझे अब खर्चे यहीं चाहिए, मेरी बेटी का और मेरा जो भी खर्चा बनता है आपको यहीं भेजना होगा। लेकिन संतोष इनकार कर देता है, कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं इतना कमाता भी नहीं हूँ कि एक्स्ट्रा पैसा मैं तुम्हें वहाँ भेज सकूँ। उसके बाद पूजा अपने ससुर से बात करती है। वो भी वही कहते हैं कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जो एक्स्ट्रा पैसे मैं तुम्हें वहाँ पर भेज सकूँगा। तब जाकर पूजा कहती है कि ठीक है, मेरे जो पति थे कल्याण, उसके हिस्से की जो 8 बीघा जमीन है वो जमीन आप मेरे नाम पे कर दीजिए। उस जमीन को बेचकर मैं अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर लूंगी किसी तरह से। अब वो दोनों तो राजी हो जाते हैं। संतोष राजी हो जाता है, उसके जो पिता थे वो भी राजी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यह बात पूजा की सास सुनती है, वो आग बबूला हो जाती है, क्योंकि शुरुआती दिनों से ही पूजा को उसकी सास पसंद नहीं करती थी। वो नीची नज़रों से उसको देखा करती थी और पूजा की सास का कहना था कि उसके बेटे कल्याण की मौत भी इसी की वजह से हुई है और सारी प्रॉपर्टी भी पूजा के सास के नाम पर ही थी। अब वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि प्रॉपर्टी सब मेरे नाम पर है और मैं प्रॉपर्टी बहू के नाम पर बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब जब पूजा की सास सुशीला इतना कहती है तो पूजा उधर आग बबूला हो जाती है। पूजा को बहुत गुस्सा आता है। पूजा यही सोच रही थी कि अगर 8 बीघा जमीन उसके नाम पर हो जाता है तो वह अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती है। लेकिन अब यहाँ पर बाधा बन रहा था तो उसकी सास बन रही थी। इस वजह से अब वो बहुत परेशान हो जाती है कि सास को कैसे मनाया जाए। अब इसी बीच पूजा के मन में एक ख्याल आता है। वो एक प्लानिंग बनाती है और प्लानिंग के तहत ये सोचती है कि अगर सास को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर जो ससुर है और जो पति है वो तो देने को तैयार ही है। अब जब पूजा थी अपनी बहन और उसके प्रेमी अनिल से मिलती है।
दोनों को प्लानिंग बताती है और कहती है कि अगर तुम दोनों साथ देते हो तो उसमें से कुछ % में तुम दोनों को भी दे दूंगी। अब दोनों राजी हो जाते हैं। उसके बाद जो पूजा थी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आगे की तैयारी में जुट जाती है। पूजा 22 जून 2025 को अपने ससुर को फोन करती है सुबह सुबह के वक्त और कहती है कि ससुर जी, आपकी पोती का बर्थडे है तो आपको आना ही पड़ेगा। अब जो उसके ससुर थे वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद पूजा अपने पति संतोष को भी फोन करती है, जो कि पहले उसका जेठ था। फोन करके कहती है कि तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, तुम्हें आना है। और हाँ सुन लो, मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ और इसे मैं रखना नहीं चाहती हूँ, तो तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। अब जो संतोष था वो भी राजी हो जाता है। दोनों बाप बेटा पहुंच जाते हैं ग्वालियर। इधर जो उसका घर था उसमें सिर्फ उसकी माँ अकेली ही थी, जो कि झांसी में ही रहते थे। अब झांसी में उसकी माँ अकेली थी घर में और कोई दूसरा था नहीं। उधर वो लोग पहुंच जाते हैं ग्वालियर। अब ग्वालियर से जो पूजा की बहन और उसका प्रेमी अनिल था वो लोग पहुंच जाते हैं झांसी में। अब जैसे ही दोनों झांसी पहुंचते हैं, पूजा की बहन और उसका प्रेमी अनिल, वो लोग देखते हैं कि घर में पूजा की सास सुशीला अकेले ही है। अब जैसे ही पूजा की सास सुशीला उन दोनों को घर में देखती है तो वो एकदम से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि ना तो अपनी बहू को पसंद करती थी ना ही उसके मायके वालों को पसंद करती थी। वहीं पर वो खड़ी खोटी बातें सुनाने लगती है। तभी जो अनिल था, पूजा की बहन का प्रेमी, वो एक इंजेक्शन निकालता है जिससे कि बेहोश हो जाए इंसान। उस इंजेक्शन को लगा देता है पूजा की सास सुशीला को। अब वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। किसी तरह वो लोग अंदर लेकर जाते हैं कमरे में ले जाने के बाद गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों को आते हुए गांव के कुछ लोग देख लिए थे। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अगला दिन जब निकलता है तो संतोष अपने पिता के साथ घर चला आता है। जैसे ही संतोष घर के अंदर जाता है, अपनी माँ को उस हालत में देखकर वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। वहीं पर वो शोर मचाने लगता है। अब आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर आकर भीड़ लगा देते हैं। तभी संतोष पुलिस को फ़ोन करता है। नज़दीकी पुलिस मौके पर वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस वाले पहले तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि साहब, कल शाम को यहां पर एक लड़की और एक लड़का आया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने चेहरा अच्छे से नहीं देखा। अब इस बात पर संतोष का सारा शक चला जाता है उसकी पहली पत्नी नगीना पर, क्योंकि उसके घर में उसका भाई भी था। संतोष सोचता है कि उसकी पत्नी और उसका भाई ही आया होगा इस तरह का काम को अंजाम देने के लिए। वो कहता है पुलिस वालों से कि सर, मुझे शक है मेरी पत्नी नगीना पर। अब जो पुलिस वाले थे नगीना के पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं। जब नगीना को यह बात पता चलता है तो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सर, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानती थी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसका भाई भी वहीं पर फूट फूट कर रो रहा था। जब नगीना इतना कहती है तो पुलिस वालों का ध्यान कहीं और चला जाता है। उसके बाद पुलिस वाले संतोष से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ कि कल तुम कहाँ गए थे? संतोष कहता है कि मैं अपनी दूसरी पत्नी के पास गया था मेरी बेटी के बर्थडे में, मेरे पापा भी वहीं गए थे। अब पुलिस वाले कहते हैं कि क्या तुम्हारी दूसरी पत्नी को पता नहीं है कि तुम्हारी माँ के साथ यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है? संतोष कहता है कि सर, उसे पता है, मैंने फ़ोन करके बताया। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तो फिर वो क्यों नहीं आई? मायके में वो क्या कर रही है? अब जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों का सारा शक चला जाता है पूजा पर, और जो उसका पति था ये भी यही सोचने लगता है कि आखिर पूजा क्यों नहीं आई। उसके बाद पुलिस वाले पूजा को उठाते हैं और पूजा से पूछताछ करते हैं, लेकिन पूजा बहुत घबराई हुई थी। वो इधर उधर की बातें बना रही थी। जब पुलिस वाले कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि उस दिन पूजा अपनी बहन और बहन के प्रेमी अनिल से बहुत बार बातें की हुई थी। अब पुलिस वाले पूजा की बहन और उसके प्रेमी के नंबर का कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों का लोकेशन तो झांसी का ही बता रहा है। अब पुलिस वालों का सारा शक चला जाता है पूजा और उसकी बहन, उसके बहन के प्रेमी पर। पुलिस वाले पहले तो पूजा को गिरफ्तार कर ही लिए थे, उसके बाद उसकी बहन और उसके प्रेमी अनिल को भी गिरफ्तार करते हैं।
जब पुलिस वाले उन तीनों से पूछताछ करते हैं तो तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और सारी कहानी तोते की तरह उगलने लगते हैं। पूजा बताती है कि मैंने अपनी सास की मौत सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही की है, क्योंकि मेरी सास बीच में बाधा बन रही थी। फिलहाल वो तीनों जेल के सलाखों के पीछे हैं और जो पूजा की छोटी बेटी थी वो संतोष के पास है। दोस्तों, हर क्राइम करने वाला यही सोचता है कि वो क्राइम करके बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक पूजा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धिमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से, प्रदीप कुमार दिल्ली से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।